अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात। बजट 2026 आपको तो पता है इन्वेस्टिंग के अंदर और बिजनेसमैन के लिए बजट पूरे साल में एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट इवेंट होता है। और क्या ज़बरदस्त बजट 2026 आया है पीएसएक्स के लिए। ना कोई डिविडेंड पे एक्स्ट्रा टैक्स लगा है, ना कोई कैपिटल गेन पे एक्स्ट्रा टैक्स लगा है, ना ही कोई ट्रेडिंग पे टैक्स लगा है। और इसके साथ साथ सारी ऑलमोस्ट कंपनीज जो हैं उस पे सुपर टैक्स जो है 10% से कम करके 8% कर दिया गया है। और साथ साथ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये भी वादा किया है कि एक्सपोर्टर्स पे सुपर टैक्स जो है कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगा, यानी कि उनका टैक्स रेट जो है 39% से सीधा आ जाएगा 29% पे। और जब टैक्स रेट कम होगा, और ये मैं आपको पिछले 6 महीने से बता रहा था कि इस चीज़ का गवर्नमेंट ने इंटरनली फैसला कर लिया था कि इस दफ़ा हमने सुपर टैक्स जो है इसको कम करना है। जब टैक्स रेट कम होता है तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अर्निंग्स जो हैं वो इंक्रीज़ हो जाती हैं और उससे कंपनी की फेयर वैल्यू भी इंक्रीज़ हो जाती है। डिस्पाइट ईरान यूएस वॉर FY26 में स्टॉक मार्केट ने ऑलमोस्ट 50,000 पॉइंट्स की रैली जो है अपने इन्वेस्टर्स को इंजॉय करवाई। और अब जो ये इतना अच्छा बजट आया है और ऐसा लग रहा है कि यूएस ईरान कॉन्फ्लिक्ट भी कंक्लूजन की तरफ जा रही है, चीज़ें जो हैं न्यू नॉर्मल सेट हो रहा है, तो FY27 की आउटलुक भी बहुत अच्छी है। और मेरे हिसाब से कि ये जो 50,000 वाली रैली जो FY26 में रिपीट हुई थी वो अगले साल भी रिपीट हो सकती है। अब इन्वेस्टमेंट करने से पहले इंडिविजुअल बिजनेसेस में क्या चल रहा है, ताकि इन्वेस्ट करते वक्त जिस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं उसकी कन्विक्शन मज़ीद बढ़ जाए, और बजट में उस कंपनी से रिलेटेड, उस सेक्टर से रिलेटेड गवर्नमेंट क्या नई पॉलिसी लेकर आई है, इसको डिस्कस करने के लिए ये स्पेशल पोस्ट बजट 2026 वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो विदाउट एनी फर्दर अड्यू स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ बजट में देखनी होती है कि जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बजट लेकर आई है उससे मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, फिस्कल डेफिसिट है, यानी कि लोगों का जो इकोनॉमी पे एक तरह से ट्रस्ट बना होता है जिससे जो है हम बस साइकिल में नहीं जाते, वो कंटिन्यू रहेगा कि नहीं। तो बहुत ज़्यादा लोग सोच रहे थे कि गवर्नमेंट के पास तो बिल्कुल फिस्कल स्पेस ही नहीं है, तो फिर ये जो इतने ज़्यादा टैक्सेस कम कर दिए हैं और सैलरीड क्लास को भी इतनी ज़्यादा रिलीफ दी है, ये सब आया कहाँ से। पहले मैं आपको ये एक्सप्लेन कर देता हूँ। फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के बीच में एक अग्रीमेंट हुआ है कि अभी ये जो साल ख़त्म हो रहा है इसमें हम FBR के तकरीबन 13.5 ट्रिलियन के जो है टैक्सेस जो है वो कलेक्ट करेंगे। और आपको तो पता है 57.5% शेयर जो है सूबों को चला जाता है। तो अगले साल के लिए ये अग्रीमेंट हुआ है कि अगले साल का जो FPR का टारगेट है 15.25 ट्रिलियन का, उसमें 13.3 ट्रिलियन से ऊपर की जो कलेक्शन होगी, जो कि ऑलमोस्ट 2 ट्रिलियन रुपए बन जाते हैं, उसमें फेडरल गवर्नमेंट जो है प्रोविंसेस के साथ शेयर नहीं करेगी। तो अगर हम अपना टैक्स टारगेट जो है वो अचीव करते हैं तो एक तरह से फेडरल गवर्नमेंट को एडिशनल 1200 अरब रुपए जो कि सूबों को चले जाते वो अब नहीं जाएंगे। अगर हम ये टैक्स टारगेट अचीव नहीं भी करते फिर भी 700 से 800 अरब रुपए जो है एक तरह से फेडरल गवर्नमेंट को फ़ायदा हो रहा है। और उसी को यूज़ करते हुए फेडरल गवर्नमेंट ने अपना फिस्कल डिसिप्लिन, यानी कि फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी सरप्लस का टारगेट, ये सब जो है IMF के साथ जो एग्री किया हुआ है उसके हिसाब से ही रखा है। और साथ साथ टैक्स रेट कम करने में भी इनको एक गुंजाइश मिल गई है। तो ओवरऑल बजट मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल ठीक है, और इसको मैं एक ग्रोथ बजट भी कहूँगा। PSX के ऊपर जैसे मैंने आपको इंट्रो में ऑलरेडी बता दिया, कैपिटल गेन टैक्स कोई इंक्रीज़ नहीं हुआ, डिविडेंड टैक्स कोई इंक्रीज़ नहीं हुआ। ऑयल एंड गैस, एक्सप्लोरेशन सेक्टर, फर्टिलाइज़र सेक्टर और बैंकिंग सेक्टर को छोड़ के बाकी सब सेक्टर्स पे जो है सुपर टैक्स गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 10% से 8% कर दिया है और एक्सपोर्टर्स के लिए ज़ीरो करने का वादा किया है। तो एक तरह से टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये बजट सब कंपनीज़ के लिए जो है पॉजिटिव है, अदर देन बैंक्स, फर्टिलाइज़र कंपनीज़ और ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज। ऑयल एंड गैस सेक्टर की जो पूरी चेन है उसको डिस्कस कर लेते हैं कि बजट में उससे रिलेटेड क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, रिफाइनरी पॉलिसी में जो एक फ़ाइनल हर्डल जो है वो आया हुआ था, वो मैंने आपको अपनी प्रीव्यू वीडियो में भी बताया था कि रिफाइनरीज जो हैं गवर्नमेंट के साथ बहुत ज़्यादा कोऑपरेट कर रही हैं। दुनिया भर में डीजल जो है बहुत ज़्यादा महंगा हो गया था, $200 $250 तक चला गया था, लेकिन रिफाइनरीज ने अपने प्रॉफिट को पिछले 2-3 महीनों में थोड़ा सा सेक्रीफाइस किया, जिसका रिवॉर्ड जो है अब रिफाइनरीज को गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने पे बैक किया है। और अब जो ब्राउन फील्ड एक्सपेंशन जो कि चारों रिफाइनरीज पाकिस्तान में होगी जो लिस्टेड हैं, उस पर सेल्स टैक्स जो है उनको पे नहीं करना पड़ेगा। लिस्टेड स्पेस में सारी रिफाइनरीज जो हैं वो अपग्रेड करने का प्लान रखती हैं। और लेट्स से एग्जांपल ले लेते हैं नेशनल रिफाइनरी की, अटक रिफाइनरी की। ये दोनों रिफाइनरीज जो हैं तकरीबन $500 मिलियन की एक्सपेंशन प्लान कर रहे हैं। तो जब इनको 18% सेल्स टैक्स
मशीनरी इंपोर्ट पे नहीं करना होगा, तो एक तरह से तकरीबन इनके $100 मिलियन जो है वो सेव हो जाएंगे और रिफाइनरी अपग्रेडेशन की फीजिबिलिटी इंप्रूव हो जाएगी। इसके अलावा पेट्रोल और डीजल पे जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी कलेक्ट करती है, फाइनेंस मिनिस्टर ने बताया है कि वो तकरीबन 80 रुपये पर लीटर पे ही रहेगी। और ये जो इंक्रीज़ हुआ है पीडीएल की कलेक्शन अगले साल के लिए, वो ज़्यादा पेट्रोल बेचने की वजह से, और क्योंकि पिछले साल के जो शुरू के महीने थे उसमें ये 80 रुपये नहीं होता था, तो इस वजह से ये इंक्रीज़ बजट के नंबर्स में नज़र आ रहा है। लेकिन गवर्नमेंट ने ये भी वादा किया है कि ये तकरीबन 80 रुपीज़ पर लीटर ही रहेगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी ऑन एवरेज बेसिस। इसके अलावा एक छोटी सी चीज़ उधर भी बेहतरी हुई है कि कुछ केमिकल्स ऐसे होते थे जिसको लोग पेट्रोल और डीजल में मिक्स करके और फिर फ्यूल पम्प्स पे सप्लाई करते होते थे, और उस पर कोई टैक्स नहीं होता था। उससे उनकी बहुत ज़्यादा कॉस्ट सेविंग हो जाती थी, इससे गाड़ियाँ भी ख़राब होती थी। तो इस पे भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जितना पेट्रोल और डीजल पे पीडीएल है उतनी ही एफडी लगा दी है। तो एक तरह से ये जो एक लूप होल बना हुआ था ये ख़त्म हो जाएगा, और इससे थोड़ी सी डीजल और पेट्रोल की डिमांड जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। सो रिफाइनरी पॉलिसी के लिए जो एक बॉटल नेक बना हुआ था वो अब जब हट गया है, तो अब ये सेक्टर जो है ये थोड़ा सा लाइमलाइट में आ जाएगा। ये एक डिसएडवांटेज सेक्टर बना हुआ था क्योंकि रिफाइनरी पॉलिसी कंटिन्यूसली डिले होती जा रही थी, और फिर पिछले साल फर्नस ऑयल पे जो है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने काफ़ी ज़्यादा टैक्स लगा दिया था, जिसकी वजह से जो लोकल फर्नस ऑयल बिकता था उसको एक्सपोर्ट करना पड़ता है, और वहाँ जो है रिफाइनरीज़ को लॉस बर्दाश्त करना पड़ता है। लेकिन अब जो है ये सेक्टर एक तरह से नेगेटिव डेवलपमेंट वाले सेक्टर से एक पॉजिटिव डेवलपमेंट वाले सेक्टर में आ गया है, और इवन दो रिफाइनरीज अपग्रेड होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन एक सेंटिमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगा, और ये एक वाइबल बिजनेस पाकिस्तान में फिर से बन जाएंगे। और फिर सुपर टैक्स जो है वो भी रिड्यूस हो गया है रिफाइनरीज पे, तो आजकल जैसे अच्छे मार्जिन चल रहे हैं डीजल पे, उससे रिफाइनरीज के प्रॉफिट्स भी अच्छे आएंगे, उस पर टैक्स रेट भी रिड्यूस हो गया है, तो उससे भी रिफाइनरीज को फ़ायदा होगा। अब आ जाते हैं कंस्ट्रक्शन सप्लाई चेन में, जिसमें सीमेंट सेक्टर आ जाता है, स्टील सेक्टर आ जाता है और ग्लास सेक्टर आ जाता है। रियल एस्टेट की ट्रांजैक्शंस पे बाइंग और सेलिंग पे जो एडवांस टैक्स होता था, दोनों को गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो है हाफ कर दिया है, और अब ये 1.25% और 2.75% हो गए हैं। लेट फाइलर का कॉन्सेप्ट जो है वो भी ख़त्म हो गया है। इसके अलावा अगर आपके पास एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी हो तो उस पर जो आपको 7E का 1% टैक्स हर साल देना पड़ता था FPR वैल्यू के हिसाब से, वो भी इस बजट में ख़त्म कर दिया है। और इसके साथ साथ अभी लेटली जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अपना घर स्कीम अनाउंस की थी, जिसके अंदर 10 साल के लिए आपको 5% इंटरेस्ट रेट पे घर बनाने के लिए 1 करोड़ तक का कर्जा मिल रहा था, उसके लिए भी बजट में 71 बिलियन रुपीस जो है वो रखती हैं। सो इस सब से कंस्ट्रक्शन सेक्टर जो है बेहतरी की तरफ जा सकता है, जिससे सीमेंट, स्टील और ग्लास तीनों की डिमांड पिछले साल के मुकाबले में ज़्यादा रहने के चांसेस हैं। इसके अलावा सीमेंट सेक्टर की बात करें तो एक तो अगेन इन पे सुपर टैक्स जो है वो कम हो गया, उससे इनके प्रॉफिट जो है वो बढ़ जाएंगे। इसके अलावा सीमेंट सेक्टर का मेन रॉ मटेरियल कोल, उस पे भी कस्टम ड्यूटी जो है शायद 5% से 0% कर दी गई है। शायद मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो ड्यूटीज़ की डिटेल्स हैं वो अभी तक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने रिलीज़ नहीं की। इसके अलावा स्टील सेक्टर का जो सेल्स टैक्स होता था, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा अनडॉक्यूमेंटेड कंपनीज भी काम करती हैं, तो सेल पे सेल्स टैक्स के बजाय आप जो बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें ही पर यूनिट सेल्स टैक्स लग के आ जाएगा, जिससे अनडॉक्यूमेंटेड सेक्टर में ऑपरेट करना और सेल्स टैक्स इवेट करना मुश्किल हो जाएगा। तो ये एक पॉजिटिव है स्टील सेक्टर के लिए। और इसके साथ साथ फाटा पाटा जैसे पिछले बजट में अग्री हुआ था कि उसका जो सेल्स टैक्स है वो भी हर साल 2% बढ़ता जाएगा, तो वो भी स्टील सेक्टर के लिए एक पॉजिटिव चीज़ है। और जो इंटरनेशनल डेवलपमेंट हो रही है ईरान और यूएसए से रिलेटेड, उससे जब ऑयल प्राइसेस नीचे आती हैं तो फिर आहिस्ता आहिस्ता कोल प्राइसेस भी रिड्यूस होने के चांसेस होते हैं, तो वो भी इस सेक्टर के लिए एक पॉजिटिव है। सो सीमेंट, स्टील और ग्लास सेक्टर में अगर आप इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं तो मेरी तरफ से ये मशवरा होगा कि सीमेंट सेक्टर और ग्लास सेक्टर को ज़्यादा प्रेफर किया जाए, क्योंकि जो पाकिस्तान का IMF के साथ एग्रीमेंट हुआ है जिसमें आपने इंपोर्ट ड्यूटीज़ जो है उसको आहिस्ता आहिस्ता कम करना है, उसमें स्टील पे ड्यूटीज़ भी कम होने के चांसेस हैं। तो इवन दो अगर स्टील सेक्टर के प्रॉफिट्स थोड़े से इंक्रीज़ हो भी रहे होंगे, एक तरह से एक तलवार जो है उन पे लटकी हुई है जिसका इम्पैक्ट 2-3 साल बाद आ सकता है, और इस तरह की कोई तलवार हो किसी सेक्टर पे तो उसकी वैल्यू रियलाइजेशन जो है वो थोड़ी सी अफेक्ट हो जाती है। और सीमेंट सेक्टर में भी जो साउथ बेस्ड कंपनीज़ हैं, क्योंकि वो सीमेंट एक्सपोर्ट करती हैं, तो एक्सपोर्ट्स पे अगर सुपर टैक्स जो है वो ख़त्म हो गया तो वो भी एक बेनिफिशरी हो सकते हैं। और कराची में जैसे रेजिडेंशियल प्लॉट्स को कमर्शियल में कन्वर्ट कराने की जो रिस्ट्रिक्शन है वो ख़त्म हुई है, तो उससे साउथ की लोकल सीमेंट डिमांड भी इंप्रूव हो सकती है। लेकिन फिर भी लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट नॉर्थ बेस्ड सीमेंट प्लांट्स में जो है वो ज़्यादा अच्छे रिटर्न देने के चांसेस होते हैं, क्योंकि ये लोकल मार्केट में ज़्यादा सीमेंट बेचते हैं और ये इंपोर्ट से भी प्रोटेक्टेड रहते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपसे पूछा था कि आपने कमेंट्स में बताना है कि अगर कंस्ट्रक्शन सेक्टर थोड़ा सा आपको रिवाइव होता हुआ नज़र आ रहा है
तो आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करेंगे या आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करेंगे? आपके स्पेशली जो लोग पहले से इन्वेस्ट करते आते हैं उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से स्टॉक मार्केट में वैल्यू रियलाइजेशन शायद जल्दी हो जाती है, और जो ऑन ग्राउंड इन्वेस्टमेंट के रिजल्ट्स होते हैं उसमें कभी 1 से 2 साल लग जाते हैं, जब तक डिमांड आहिस्ता आहिस्ता आ रही होती है और बायर्स का इंटरेस्ट जो है वो डेवलप हो रहा होता है। तो ये कमेंट्स में हमारे साथ शेयर करें कि आपकी क्या स्ट्रैटेजी है कि गवर्नमेंट अगर कंस्ट्रक्शन सेक्टर को थोड़ा सा प्रमोट कर रही है, बहुत ज़्यादा सब्सिडीज़ नहीं दे रही बट थोड़ा सा पुश दे रही है, तो उसको आप किस तरह से कैपिटलाइज करने का सोच रहे हैं। अब चलते हैं ऑटो सेक्टर पे, जिसका आप सबको जो है इंतज़ार है, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। रीसेंट वॉर में पीएसएक्स की करेक्शन के बाद उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने किसी भी वजह से पीएसएक्स की 2024 या फिर 2025 की जर्नी मिस कर दी थी, उनके लिए एक सिमिलर अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है। और इस एस्पेक्ट को हमने फुल डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि कैसे हिस्ट्री बताती है कि ऑयल शॉक्स के टाइम पे पीएसएक्स में इन्वेस्टमेंट करना नेक्स्ट फ्यू ईयर्स में कितने अच्छे रिजल्ट्स दे सकती है। 100% गारंटी तो किसी भी चीज़ की नहीं होती, बट फेमस थिंकर मार्क ट्वेन कहते हैं, हिस्ट्री डजंट रिपीट इटसेल्फ बट इट ऑफन राइम्स। 2025 में पीएसएक्स की परफॉर्मेंस और हमारी परफॉर्मेंस आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर आप इस अपॉर्चुनिटी को समझना और मज़ीद डिटेल में अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पहले लिंक पर जाकर हमारी एजुकेशनल रिसोर्सेज और एससीसीपी रजिस्टर्ड सर्विसेज एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब बात करते हैं ऑटो सेक्टर की, और ऑटो सेक्टर का असल बजट जो है मिनिस्टर्स कह रहे हैं कि अगले कुछ हफ्तों में आएगा, क्योंकि ऑटो पॉलिसी अगले 5 सालों के लिए जिसके अंदर सारा डिसाइड होगा कि पीएचईवीज़ पे क्या ड्यूटीज़ होंगी, हाइब्रिड्स पे क्या ड्यूटीज़ होंगी, हाइब्रिड्स पे सेल टैक्स क्या होगा, पीएचईवीज़ पे सेल टैक्स क्या होगा, वो थोड़े दिनों में एक्सपेक्टेड है। अभी के लिए इस बजट में जो चीज़ अनाउंस की है वो एक तो जो ईवीज़ पे 1% सेल टैक्स था 50 किलोवाट बैटरी से नीचे, वो 1 साल के लिए और एक्सटेंड कर दिया है, और इसके साथ साथ जो महंगी इंपोर्टेड गाड़ियां हैं उस पर एफईडीज़ इंक्रीज़ कर दिए हैं, और इसके साथ साथ महंगी गाड़ियों में ईवीज़ जो कि 2 करोड़ से ऊपर हैं उन पे भी एफईडी अप्लाई कर दी है। ईवी बाइक्स, ईवी रिक्शास, ईवी बसेस और ईवी ट्रक्स पे जो है सेल्स टैक्स को 1% कर दिया गया है। इसके साथ साथ जो कुछ रिलैक्सेशंस एक्सपायर हो रही थी 30 जून 2026, उसमें सेल्स टैक्स ऑन पीएचईवीज़ जो कि तकरीबन 8.5% था और हाइब्रिड्स जो कि 8.5 और 12.5% था, वो अब एक्सपायर हो गया है। तो अगर तो नई ऑटो पॉलिसी थोड़ी सी डिले हो जाती है तो फिर इन दोनों टाइप ऑफ गाड़ियों पे सेल्स टैक्स जो है वो 18% या 25% तक चला जाएगा। ये एक नेगेटिव तो ज़रूर है, लेकिन इसके साथ साथ ये जो न्यू ऑटो पॉलिसी आ रही है उस पर काफ़ी ज़्यादा काम ऑलरेडी हो चुका है और कुछ ही हफ्तों में उसके अप्रूवल के चांसेस हैं। तो एक तरह से मार्केट फॉरवर्ड लुकिंग होती है, सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं आगे पीएचईवीज़ और ईवीज़ पे गवर्नमेंट जो है ड्यूटीज़ भी कम रखेगी, सेल टैक्स भी कम रखेगी। सो जितनी भी कंपनीज हैं जो स्पेशली पीएचईवीज़ प्रोड्यूस करती हैं उनके लिए ऑटो पॉलिसी जो है वो एक पॉजिटिव हो जाएगी। पीएचईवीज़ में एनसीपीएल, एनपीएल आ जाती है जो कि जैको ब्रांड को पाकिस्तान में लेकर आए हैं, फिर साजगार आ जाती है, इन्होंने अपनी सारी गाड़ियां जो है पीएचईवी वर्जन में लॉन्च की हुई हैं। और जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था, गवर्नमेंट अगर अच्छी एक 5 साल के लिए पीएचईवीज़ को इनकरेज करने के लिए पॉलिसी लेकर आती है तो हो सकता है इंडस मोटर्स भी करोला का पीएचईवी वर्जन जो है पाकिस्तान में लॉन्च कर दे। अब आ जाते हैं आईटी सेक्टर पे, और आईटी सेक्टर के लिए भी बजट काफ़ी अच्छा रहा। दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें, एक के आईटी एक्सपोर्ट्स पे जो 0.25% ऑफ एक्सपोर्ट वैल्यू फाइनल टैक्स था, इनकम टैक्स, वो अगले 3 साल के लिए कंटिन्यू कर दिया गया है। सो अब ये जो आईटी का इनकम टैक्स अगले 3 साल के लिए फिक्स हो गया है, तो जिस स्पीड से आईटी एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं उसके कंटिन्यू रहने के चांसेस हैं। और आज हमारी फ्रीलांस प्लस जो कंपनीज़ की आईटी एक्सपोर्ट्स हैं वो तकरीबन 5.5 से 6 बिलियन डॉलर पर ईयर हैं। ये इजीली जो है 10 बिलियन डॉलर तक जा सकती हैं 3 साल में। इसके साथ साथ आईटी सेक्टर के लिए एक और खुशखबरी है, क्योंकि आईटी सेक्टर में हम बहुत सारे टूल्स जो है ऑनलाइन यूज़ कर रहे होते हैं इंटरनेशनल वेबसाइट से, जिसमें क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करनी होती है। तो अभी पाकिस्तान में आप क्रेडिट कार्ड से कोई भी पेमेंट करते हैं तो उस पर काफ़ी ज़्यादा टैक्सेस और चार्जेस, बैंक के चार्जेस लग जाते हैं। तो एक एडवांस टैक्स जो कि 5% लगता था उसको गवर्नमेंट ने रिड्यूस करके 0.5% कर दिया है। तो यहाँ $1 अगर आप स्पेंड करेंगे तो आपकी कोई तकरीबन 10 से 11 रुपये पर ट्रांजैक्शन पर डॉलर जो है वो सेविंग हो जाएगी। इसके अलावा यूट्यूब और डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जो आप अर्निंग करते हैं, इवन दो ऐसी कोई ख़ास कंपनीज़ हैं नहीं लिस्टेड स्पेस में अदर देन हम नेटवर्क, उन पे जो है 5% टैक्स गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अप्लाई कर दिया है। सो आईटी सेक्टर में सिस्टम्स लिमिटेड जो है इस डेवलपमेंट्स का एक बेनिफिशरी हो सकता है, लेकिन इसके साथ साथ क्योंकि सिस्टम्स लिमिटेड मिडिल ईस्ट में बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है,
तो वहाँ की इकोनॉमी किस तरीके से इस शॉक से रिकवर करती है, वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होगी देखने के लिए बिफोर मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। और अब आ जाते हैं टेक्सटाइल सेक्टर पे। और टेक्सटाइल सेक्टर में जो सुपर टैक्स गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने वादा किया है अबॉलिश करने का एक्सपोर्टर्स के लिए, उसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी होगा इंटरलूप। क्योंकि इंटरलूप एक हाई मार्जिन बिजनेस है और उस पर जब आपका टैक्स रेट 39 से 29 पे आएगा तो उससे आफ्टर टैक्स प्रॉफिट जो है काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएंगे। और ये एक बड़ा अच्छा स्टेप है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का। अगर आप एक्सपोर्ट्स पे टैक्सेस जो है कम करेंगे, उससे एक्सपोर्ट्स बढ़ने के चांसेस होते हैं, एक्सपोर्ट्स में फ़र्दर कैपेसिटीज़ लगने के चांसेस होते हैं और उससे फिर आप सस्टेनेबल ग्रोथ के मॉडल पे चल पड़ते हैं। इसके साथ साथ अभी जब आप कोई भी चीज़ एक्सपोर्ट करते थे, गुड्स एक्सपोर्ट करते थे, तो आपको 1% एडवांस टैक्स भी देना होता था और 1% मिनिमम टर्नओवर टैक्स भी देना होता था। इस मिनिमम टर्नओवर टैक्स को 1 से बढ़ा के 1.25% कर दिया गया है और एडवांस टैक्स जो है उसको ख़त्म कर दिया गया है। इस डेवलपमेंट पे इंडस्ट्री के मिक्स्ड ओपिनियंस हैं, क्योंकि जो एडवांस टैक्स होता था वो आपके दूसरे रिफंड्स जो हैं उसके अगेंस्ट एडजस्ट हो जाता था, लेकिन जो मिनिमम टर्नओवर टैक्स होता है वो तो आपने पे करना ही करना होता है। तो जो बहुत ही लो मार्जिन वाले बिजनेसेस हैं, जो टेक्सटाइल कंपनीज हैं जो एक्सपोर्ट करती हैं, उनके लिए ये एक थोड़ी सी नेगेटिव डेवलपमेंट हो सकती है। और इसके साथ साथ एक और अच्छी डेवलपमेंट ये भी है कि आज से 2-3 महीने जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने अनाउंस किया था कि अब से एक्सपोर्टर्स को वर्किंग कैपिटल के जो लोन्स मिलते हैं बैंक से वो 4.5% पे मिलेंगे। उसके लिए भी गवर्नमेंट ने तकरीबन 80 से 90 अरब रुपए जो है बजट में रखे हुए हैं। सो इससे एक्सपोर्टर्स की जो फाइनेंस कॉस्ट होती है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी और ये सब कंपनीज़ को ऑलमोस्ट बेनिफिट करेगा। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं सैलरीड इंडिविजुअल्स की। पिछले साल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो फर्स्ट 2 स्लैब्स थे जिसमें टैक्स रेट को कम किया गया था, इस बार गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ज़्यादा फोकस किया है कि 2 लाख से ऊपर अगर आपकी सैलरी है पर मंथ, तो वहाँ पे टैक्स रेट्स जो हैं उसको काफ़ी ज़्यादा कम किया जाए। और अगर आप एक कंपनी की सी सुइट में हैं और आपकी सैलरी जो है तकरीबन 8-9 लाख रुपए पर मंथ तक चली जाती है, तो आप पे ये जो 9% का सरचार्ज लगा हुआ था उसको भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अबॉलिश कर दिया है। इसका अफेक्ट ये होता है कि सैलरीड इंडिविजुअल्स की जो आफ्टर टैक्स सैलरी है जब उसमें थोड़ी इंप्रूवमेंट आएगी तो फिर इससे ऑलमोस्ट हर सेक्टर को ही थोड़ा थोड़ा फ़ायदा होता है। उनकी डिस्पोजेबल इनकम जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है, तो वो एफएमसीजी के प्रोडक्ट्स जो हैं वो भी बाय कर लेते हैं ज़्यादा। थोड़ा सा ये भी सोचते हैं कि चलो अब अपना घर बनाने का सोचते हैं, जिसने ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की होती है वो उसको कंप्लीट करने का सोचता है। इसी तरीके से हर सेक्टर को थोड़ा थोड़ा डिमांड इंक्रीज़ मिल जाती है। अब बात कर लेते हैं फार्मा सेक्टर की। और फार्मा सेक्टर के लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बाकी कंपनीज़ की तरह सुपर टैक्स जो है उसको 2% से कम कर दिया है। और जो कंपनीज़ एक्सपोर्ट भी करती हैं उस पर फिर एक्सपोर्ट्स अर्निंग पे सुपर टैक्स कम्प्लीटली ख़त्म होने के चांसेस भी हैं। इसके अलावा अभी जो ड्यूटीज़ की डिटेल्स हैं जैसे मैंने आपको बताया अभी आनी बाकी हैं, तो वो जैसे आएंगी तो उसमें भी एक्सपेक्टेड है कि फार्मा सेक्टर के कुछ रॉ मटेरियल्स पे ड्यूटीज़ जो हैं वो मज़ीद कम होंगी, जिससे कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स जो है वो थोड़ी सी और कम हो जाएगी। सो इन दोनों डेवलपमेंट्स की वजह से फार्मा सेक्टर के लिए भी बजट जो है ये पॉजिटिव रहा। और अब अगर सुपर टैक्स एक्सपोर्ट्स पे ख़त्म होगा तो कंपनीज़ को एक बहुत बड़ा सिग्नल मिलेगा कि हम पाकिस्तान से बहुत अच्छे तरीके से फार्मा सेक्टर के प्रोडक्ट्स जो हैं वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और आपको पता है कि टेक्सटाइल और जो दूसरे एस्टेब्लिश्ड एक्सपोर्ट सेक्टर्स हैं उसके अलावा जो ग्रोइंग एक्सपोर्ट सेक्टर्स हैं उसमें से एक जिस पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा फोकस है, जैसे कि आईटी सेक्टर, उसमें फार्मा सेक्टर भी शामिल है। तो एक तरह से अगर पाकिस्तान से एक्सपोर्ट्स ज़्यादा होंगी तो अगेन हम सस्टेनेबल ग्रोथ अचीव करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो फार्मा सेक्टर में ऑलमोस्ट सारी कंपनीज़ को ही बेनिफिट होगा क्योंकि सुपर टैक्स जो है उसका रेट कम हो रहा है। इसके अलावा अब ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये ख़त्म होने की तरफ जा रही है, तो उससे ऑयल प्राइसेस नीचे आ रही हैं। तो एक कंपनी जो कि ऑयल बेस्ड एक केमिकल बहुत ज़्यादा यूज़ करती है और ये उस मेडिसिन में इस्तेमाल होता है जो हम सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं पाकिस्तान में, पैनाडोल में, और ये मेडिसिन बनाती है हेलियन। उसको एक टेल विंड बिकॉज ऑफ लोअर ऑयल प्राइसेस, जिसकी वजह से पैरासीटामोल जो है वो थोड़ा सस्ता हो जाता है, एक एडिशनल टेल विंड मिल सकती है। दिस इज़ नॉट फाइनेंशियल एडवाइस। इस सारी प्रेजेंटेशन में और इस पूरी वीडियो में मैं आपसे जो डेवलपमेंट्स शेयर कर रहा हूँ वो इसीलिए हैं कि आप जो बजट में चेंजेस आई हैं उसको सही तरीके से समझ सकें, ताकि अगर आपने चूज़ करना है कि आपने लॉन्ग टर्म में किस कंपनी में इन्वेस्ट करना है उसके लिए आप एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सकें। हमेशा कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर कंसल्ट किया करें। और मैं हमेशा एक 3 स्टेप प्रोसेस भी बताता हूँ जो कि आप फॉलो कर सकते हैं, जिससे आपके सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग करने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। फर्स्ट अंडरस्टैंड, देन वेरीफाई एंड देन इन्वेस्ट। ये 3 स्टेप का प्रोसेस आप ज़रूर फॉलो किया करें। अब बात कर लेते हैं फर्टिलाइज़र सेक्टर की और बैंकिंग सेक्टर की। और एक तरह से बजट जो है फर्टिलाइज़र और बैंकिंग सेक्टर के लिए एक नॉन इवेंट रहा, क्योंकि सुपर टैक्स जो है इन सेक्टर्स पे रिड्यूस नहीं हुआ। लेकिन ये दोनों स्टेबल सेक्टर हैं और बैंकिंग सेक्टर में भी डिपॉजिट ग्रोथ चलती रहेगी, फर्टिलाइज़र सेक्टर में भी स्टेबल बिजनेस
और अर्निंग्स जो हैं वो चलती रहेंगी, डिविडेंड्स भी चलते रहेंगे और एक ओवरऑल पाकिस्तान की इकॉनमी जैसे सही डायरेक्शन में जा रही होगी और स्टॉक मार्केट की वैल्यूएशंस बढ़ रही होंगी, तो इन सेक्टर्स को भी फ़ायदा हो जाएगा। और आखिर में बात कर लेते हैं केमिकल सेक्टर की। और केमिकल सेक्टर में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि केमिकल्स पे जो ड्यूटीज़ हैं वो कितनी ज़्यादा चेंज हुई हैं, और अनफॉर्चुनेटली इसकी डिटेल्स अभी नहीं आई। इस वजह से असल बजट केमिकल सेक्टर का जो है उसके लिए थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा। लेकिन बजट डॉक्यूमेंट्स में ये भी लिखा हुआ है कि सिर्फ 92 आइटम्स पे ड्यूटीज़ चेंज हुई हैं, तो बहुत ज़्यादा आइटम्स जो हैं उस पर ड्यूटी चेंज होने की एक्सपेक्टेशन जो है वो कम है। इसके साथ साथ सुपर टैक्स केमिकल सेक्टर पे जो है वो भी कम हो गया है, तो उससे भी कंपनीज़ को फ़ायदा होगा। और कुछ केमिकल सेक्टर की कंपनीज जो अपनी बिजली बनाती हैं और कोल इस्तेमाल करती हैं, हो सकता है कोल पे कस्टम ड्यूटी जो है वो 5% से 0% पे आ जाए। बाकी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो केमिकल सेक्टर में होती है, आधी से ज़्यादा कंपनीज जो हैं ग्रिड की बिजली इस्तेमाल करती हैं, तो पहले पाकिस्तान में 1 जुलाई से एनुअल बेस टैरिफ जो है वो चेंज होता था, लेकिन इस दफ़ा जो है वो 1 जनवरी 2027 को होगा। तो ये थी बजट 2026 की पोस्ट एनालिसिस वीडियो। हमारे साथ कमेंट्स में शेयर करें कि कौन सा सेक्टर आपको सबसे अच्छा लग रहा है इन्वेस्टमेंट के लिए और किस सेक्टर पे आप सबसे ज़्यादा बुलिश हैं। प्लीज़ शेयर इन द कमेंट्स। अपना बहुत ख्याल रखें। रिच वर्सेस पुअर माइंडसेट की टीचिंग्स अपने पूरे सर्कल में फैलाते रहिए। मैं हूं आपका इन्वेस्टिंग फ्रेंड अब्दुल रहमान नजम, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।